Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, ऑपरेशंस रिसर्च में यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 लीनियर प्रोग्रामिंग को अब हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो एक टेक्निक है जिसके अंदर हम जो भी हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली एंड उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग एंड उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हमें देखनी है। बाद में एक सम ऐसा देखेंगे जिससे हमें उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखने का मौका मिलेगा एंड उसके एग्जाम्पल को हम सॉल्व भी करेंगे बाय यूजिंग दिस टेक्निक। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों मीनिंग ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हमारी जो ये टेक्निक है वो लीनियर प्रोग्रामिंग है। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बाय रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कंडीशंस एज लीनियर इनइक्वालिटीज। यानी इसमें जैसे मैंने अभी कहा आगे कि जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है बिजनेस से रिलेटेड जिसमें प्रॉफिट हो या फिर कॉस्ट हो, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम कन्वर्ट करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज में एंड फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब डेफिनेशन वाइज अगर एग्जैक्ट देखना है तो टेक्निकल वर्ड्स में भी हम कह सकते हैं दैट द टेक्निक विच इज यूज्ड टू ऑप्टिमाइज द गिवन ऑब्जेक्टिव अंडर डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स इज नोन एज लीनियर प्रोग्रामिंग। तो अब यहाँ पे आप वर्ड्स देख सकते हो, ऑप्टिमाइज, कंस्ट्रेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये दो तीन वर्ड्स है वो हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स के तहत पढ़ना है यहाँ पे इस चैप्टर में, जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो देख लेते हैं पहले इन वर्ड्स को, फिर ये टेक्निक आपको जो मीनिंग अभी हमने समझाया वो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर सबसे पहला है लिमिटेशंस और कंस्ट्रेंट्स। तो ऊपर जैसे हमने मीनिंग में समझा है लीनियर इनइक्वालिटीज है, उसी को कहा जाता है टेक्निकली मैथमेटिकली कंस्ट्रेंट्स। तो यहाँ पे हम वही कह रहे हैं, the linear inequalities representing the given problem are known as linear constraints, जिसे हम limitations भी कहते हैं। अगर एग्जांपल देखा जाए बच्चों तो फॉर एग्जांपल नॉन नेगेटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल टू है x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसे हम limitations भी कहते हैं। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, यानी जिसमें भी लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू हो यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज हो तो उसे हम कहते हैं लिमिटेशंस या कंस्ट्रेंट्स। अब जो नेक्स्ट टर्म है हमारी वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, उससे रिलेटेड है जिसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट को हम मिनिमाइज करते हैं। सो उससे रिलेटेड जो भी इक्वेशन है उसे कहा जाता है जनरली ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल में क्लियरली समझाऊंगा ही। ठीक है, तो मीनिंग हमारा कहता है इसी तरह से दैट द लीनियर फंक्शन ऑफ द वेरिएबल्स which is to be maximized or minimized is known as objective function। जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो उस फंक्शन को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें z इज इक्वल टू 5x प्लस 4y है, उसे अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो z जो है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, उसके बाद आता है सॉल्यूशन। अलग अलग इक्वेशंस दिए जाते हैं, उसमें x एंड y की जो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे नॉर्मल सेंस में हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो वही इसका नॉर्मल मीनिंग है दैट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स व्हिच सेटिस्फाई द गिवन लीनियर कंस्ट्रेंट्स इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम का उसे कहा जाएगा सॉल्यूशन। अब आता है फिजिबल सॉल्यूशन, जिसमें नॉन नेगेटिव हो। सॉल्यूशन में माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, मगर अगर जब आगे वर्ड फिजिबल आ जाता है बच्चों तब वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, यानी माइनस नहीं हो सकता, जीरो होगा या तो पॉजिटिव हो सकता है। तो इसमें खाली एक वर्ड है तो ऐड होता है द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव वैल्यूज, बाकी पूरा वही है, ऊपर का मीनिंग वही रहेगा, खाली आगे ऊपर वाले में सॉल्यूशन में हमने लिखा था द सेट ऑफ वैल्यूज, इसमें हम ऐड करते हैं द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव वैल्यूज, बाकी पूरा मीनिंग सेम है। solution can be negative but feasible solution must be non negative। और फाइनली हमारे प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है
फाइनल आंसर जो चाहिए होगा बिजनेस में, प्रॉफिट जिस वैल्यूज की वजह से मैक्सिमम हो या कॉस्ट जिसकी वजह से मिनिमम हो, उन वैल्यूज को कहा जाता है, उसे कहेंगे हम ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, यानी सॉल्यूशन में से ही ये हमें आंसर पता चलेगा, जो कि मैं एग्जांपल में भी थोड़ी देर में समझाने वाला हूं आपको। मीनिंग इसका है दैट द फिजिबल सॉल्यूशन which gives the optimum value of the objective function is known as optimal feasible solution। यानी कि z के अंदर अलग अलग x y की वैल्यूज रखें, अगर प्रॉफिट वाला सम है उसमें अगर हमें मैक्सिमम आंसर चाहिए तो जिस x y की वजह से z का मैक्सिमम आंसर आए उसे हम कहेंगे ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। तो बच्चों टर्म ज्यादा है थोड़ी, मगर समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज के सम नंबर 3 को लेते हैं और अब हम उसे समझते हैं बोर्ड पे। तो बच्चों अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं हमारा पहला एग्जांपल, जिसमें हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से रिलेटेड पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म जो है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का, उसे अब हमें समझना है। टर्म्स तो हम आगे देख चुके हैं, मीनिंग भी ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो सम नंबर 3 जो क्वेश्चन आपके सामने है, दिया गया है क्वेश्चन में दैट अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स, टू आइटम्स ए एंड बी। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है वो डिटेल में दिया गया है, शॉर्ट में फटाफट हम कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे हमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो है, मैथमेटिकल फॉर्म है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, वो हमें पहले ऑब्टेन करना है। एंड लास्ट में ये भी पूछा गया है कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी शुड बी प्रोड्यूस्ड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। बच्चों तो स्टार्टिंग जो है हमारी क्वेश्चन की हम कैसे करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म से रिलेटेड, वो अभी हमें समझना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो भी पूछा गया हो, यानी हमें दो प्रोडक्ट्स दी गई है ए एंड बी, तो सबसे पहला काम हम करेंगे सपोज करेंगे। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स या जो भी क्वेश्चन है उसके यूनिट्स हम सपोज करेंगे। सपोज x यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड y यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। ये सम बच्चों हम खाली अभी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस को समझने के लिए कर रहे हैं, कंप्लीट भी करेंगे। मैं इस सम का बेस लेके आपको जनरल फॉर्म समझाने वाला हूं और उसको हम फिर सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, सो ये हमारी अजम्पशन हो गई कि x एंड y जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, x यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड y यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी आर प्रोड्यूस्ड। अब बच्चों एक बात याद रखनी है, जिसे भी हम सपोज करते हैं जिसके भी यूनिट्स, उसे हमेशा हम इस तरह से वर्टिकली रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ए एंड बी यूनिट्स जो है मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा। जो भी क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में, थ्रू आउट द होल चैप्टर हम ये फॉर्मेटिंग कंटिन्यू करेंगे कि सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट्स दी जाए, जनरली जो मेथड है बच्चों हमारे सिलेबस में, वो वैसे तो लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स है, एक है ग्राफिकल मेथड एंड दी अदर इज सिंप्लेक्स मेथड। एग्जैक्टली दो वेरिएबल्स हो तो हम ग्राफिकल मेथड एंड सिंप्लेक्स दोनों यूज कर सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में खाली ग्राफिकल मेथड है, यानी ग्राफ का इस्तेमाल हम करेंगे। तो दो से ज्यादा वेरिएबल्स अगर होते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो हम यूज करते हैं सिंप्लेक्स मेथड। तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकते हैं आपको कि विच मेथड इज यूज्ड फॉर जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, या मोर देन टू वेरिएबल्स, टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तब यूज करना है आंसर आपको सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल दो ही प्रोडक्ट है, जितने भी सम्स है उसमें खाली मैथमेटिकल फॉर्म वाले में ज्यादा प्रोडक्ट्स वाले इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं। तो इसे अब आगे हम जाते हैं। क्वेश्चन में आगे दिया गया है, फर्स्ट लाइन में तो हमें पता बताया है कि दो प्रोडक्ट बनानी, उसके बाद बोला है ईच आइटम ऑफ ए। ठीक है, अब हर एक आइटम अगर प्रोडक्ट ए की बात करते हैं तो दो सेक्शन दिए गए क्वेश्चन में, कि उसमें बताया गया है कि सेक्शन ए के ऊपर, सेक्शन 1 के ऊपर 2 आवर्स, ईच प्रोडक्ट ऑफ टाइप ए इज टू बी प्रोसेस्ड फॉर 2 आवर इन सेक्शन 1 एंड 1 आवर इन सेक्शन 2। बच्चों अब प्रोडक्ट को हम ऐसे वर्टिकली अरेंज करेंगे तो बाकी क्या बचा, तो रो। तो जो सेक्शन वाला हिस्सा है बच्चों, सेक्शन 1 एंड सेक्शन नंबर 2, ठीक है, दो सेक्शन दिए गए, तो सेक्शन जो है हम यहां पे लिखेंगे रो में। ठीक है, अब जो डेटा दिया है, ईच प्रोडक्ट ऑफ टाइप ए इज टू बी प्रोसेस्ड फॉर 2 आवर इन सेक्शन 1 एंड 1 आवर इन सेक्शन 2, यानी ए के लिए बात करिए हमें वर्टिकली से अरेंज करना है। ठीक है, फिर बी के लिए हमें बताया गया है 1 आवर इन सेक्शन 1 एंड 2 आवर इन सेक्शन 2। ठीक है, इतनी डिटेल के बाद क्वेश्चन में हमें दो वर्ड्स, बच्चों अब ये दो वर्ड्स हमें खास ध्यान रखने। ठीक है, जब भी हमें मैक्सिमम वर्ड यूज करके बताया जाए, या हम कह सकते हैं समटाइम्स इट इज रिटन एज एट द मोस्ट,
तो वी विल यूज द इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू। ये आपको खास नोट करना है, ठीक है, पूरे चैप्टर में हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपको मिनिमम लिख के दिया जाए बच्चों, मिनिमम जिसे हम कहते हैं एटलीस्ट, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये दोनों का इस्तेमाल करना है। अब फिलहाल इस सम के अंदर हमें मैक्सिमम वाला ही क्वेश्चन दिया गया है, तो हम वही यूज करेंगे। उन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि सेक्शन 1 कैन बी यूज्ड फॉर मैक्सिमम 104 आवर्स। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, आवर्स दिए गए हैं, टोटल आवर्स यूज करने। तो सेक्शन 1 के लिए टोटल आवर्स है तो वो सामने लिखेंगे, यानी 104 नहीं लिखा है एग्जैक्टली, वहां पे लिखा है एट द मोस्ट, या कह सकते हैं मैक्सिमम दिया है, तो मैक्सिमम यानी हम लिखेंगे लेस देन इक्वल टू, ठीक है। उसी तरह से सेक्शन 2 के लिए लिखा गया है 76 आवर्स, तो वहां पे भी हम लिखेंगे मैक्सिमम 76 आवर्स ही होता है, एंड करके लिखा है, तो लेस देन इक्वल टू होगा। फिर जो है बच्चों क्वेश्चन है बिजनेस से रिलेटेड, प्रॉफिट ही करना है। प्रॉफिट में कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है, जैसे कि आगे हम समझा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसे आइदर मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज। प्रॉफिट हो तो उसे हम मैक्सिमाइज करेंगे, कॉस्ट हो तो उसे हम मिनिमाइज करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमें दिया गया है प्रॉफिट, तो 6 रुपीज फॉर प्रोडक्ट ए एंड 11 रुपीज फॉर प्रोडक्ट बी। तो ये बच्चों हमारा एक रफ टेबल रेडी हो गया है, जिसका यूज करके हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म जो हमारा है बच्चों, फिलहाल मैं यहां से समझाऊंगा, जनरल में अभी ले जाता हूं। 3 हिस्सों में बटा हुआ है हमारा ये मैथमेटिकल फॉर्म। पहला होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब जैसे कि एक प्रोडक्ट अगर मैं एक ही बेचता हूं तो मुझे 6 रुपए मिलेंगे, वैसे एक्स प्रोडक्ट में सेल करता हूं तो मुझे 6 इंटू एक्स, यानी 2 बेचूंगा तो 12 रुपए, 3 बेचूंगा तो 18 वगैरह वगैरह, ठीक है। वैसे ही बी प्रोडक्ट मैं ही बेच रहा हूँ, मेरी ही शॉप है, ठीक है, मेरी फैक्ट्री है, तो उसके लिए भी मुझे 11 रुपीज पर यूनिट, तो वाई यूनिट के लिए 11 वाई मिलेंगे। ये मेरा प्रॉफिट होने वाला है, तो मैं यहाँ पे प्लस करूंगा। और ये जो फंक्शन है बच्चों, यानी अल्टीमेटली ये दोनों चीजें जो है टोटल वैल्यू मेरे ही जेब में आएगी, तो इसको नोटेशन में हम z लिखेंगे। एंड अगर प्रॉफिट है तो हम आगे लिखते हैं मैक्सिमाइज, ठीक है। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x प्लस 11y, तो ये बनता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, पहला हिस्सा। फिर x एंड y जो है बच्चों वो प्रोडक्ट्स है, दे कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, एंड प्रोडक्शन होने वाला है, मगर एक टाइम पे फैक्ट्री बंद हो जाती है, तो आप कह सकते हो मिनिमम 0 हो सकता है। तो ये हमारी कंडीशन फॉर नॉन नेगेटिविटी है, जिसे हम कंस्ट्रेंट्स भी कह सकते हैं, कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस। तो टेक्निकली कहे तो ये लिमिटेशंस है हमारी। अब कंस्ट्रेंट में यहाँ पे हम सेम ऐसा ही कंस्ट्रेंट बनाने वाले हैं। एक प्रोडक्ट बनती है अगर ए पे तो 2 आवर्स यूज होते हैं, वैसे एक्स प्रोडक्ट्स बने तो 2 इंटू एक्स आवर्स होंगे। एक प्रोडक्ट के लिए 1 आवर, वाई के लिए होंगे वाई इंटू 1 यानी वाई। राइट साइड पे बच्चों टोटल आवर्स है, तो लेफ्ट पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। सिमिलरली 1 इंटू एक्स यानी एक्स, 2 इंटू वाई यानी 2y, लेस देन इक्वल टू 76। तो बच्चों ये जो पहला है ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, टेक्निकली अगर कहते हैं तो, ठीक है। नीचे ये जो हमने लिखे हैं हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, ये है टेक्निकली कहे तो हम लिमिटेशंस कहते हैं, बट बुक के अंदर हमारी डेफिनेशन में कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशन बोला है, क्योंकि उसमें हम कह चुके हैं लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की इनइक्वालिटीज वाले पार्ट्स हो तो उन्हें हम कहते हैं कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो बच्चों ये हमने ऑलमोस्ट कन्वर्ट कर दिया है मैथमेटिकल फॉर्म में। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा अभी थोड़ी देर में, मगर उससे पहले हम इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म में इसी का एज अ बेस हम यूज करने वाले हैं। तो अब जो क्वेश्चन है अब इसकी जरूरत नहीं है, तो वो क्वेश्चन को हम हटा देते हैं और इसका मैथमेटिकल फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो बच्चों अब इसका जनरल फॉर्म या मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास खाली 2 ही वेरिएबल्स थे, तो उसको अगर एक जनरल में अगर ले जाना चाहे, ठीक है, तो सपोज वी हैव n वेरिएबल्स। हमारे पास यहाँ पे वैसे 2 ही वेरिएबल्स थे x एंड y, ठीक है। तो अब उसके लिए कैसे लिखना पड़े, तो n वेरिएबल्स के लिए हम लिखेंगे सबस्क्रिप्ट के साथ x1 x2 अप टू xn, ठीक है। अब पार्ट में सबसे पहले बच्चों हम देखने वाले हैं हमारी कंडीशन फॉर नॉन नेगेटिविटी, यानी सबसे पहले तो नंबर 1, ऑल द वेरिएबल्स जो है, ऑल वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू जो है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। टेक्निकली xn तक सभी के सभी नॉन नेगेटिव होने चाहिए। यहाँ पे आप बच्चों देख सकते हो 2 है, 1 है, 1 है, 2 है। वैसे हम देख चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, उसके अंदर मैथमेटिकल फॉर्म में हमने वो मैट्रिक्स फॉर्मेट यूज किया था C11 C12, वही फॉर्मेट यूज करेंगे हम यहाँ पे।
कि अगर जैसे यहाँ पे टेबल है वैसे A11 हो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो, उसी तरह से A13 हो एंड लास्ट में A1n हो अलग अलग, तो हर एक को हम x1 x2 कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे यहाँ पे 2 इंटू एक्स किया 1 इंटू वाई किया, वैसे A11 इंटू हम करेंगे x1, A12 हम करेंगे x2, A13 इंटू x3 करेंगे एंड A1n इंटू xn करेंगे। तो ये पहला पार्ट रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे हमें फिक्स नहीं पता है कि वो लेस देन इक्वल टू होगा, इज इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो तीनों चीजें हम मेंशन करेंगे, ठीक है। और राइट साइड पे हम जो जैसे यहाँ पे 104 लिखा है वैसे हम लिखेंगे नंबर B1, ठीक है। फर्स्ट रो है तो पहला सबस्क्रिप्ट 111, राइट साइड पे B1, उसी तरह से A21 x1, A22 x2, A23 x3 एंड उसी तरह से A2n xn होगा, राइट साइड पे उसी तरह से हम लिखने वाले हैं B1 के बाद B2, ठीक है। तो सिमिलरली आगे हम जा सकते हैं। सपोज वी हैव n वेरिएबल्स, अगर m कंस्ट्रेंट्स है सो आई विल राइट इट एज am1 x1, am2 x2, am3 x3। तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बच्चों, amn xm लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट में आएगा bm, ठीक है। तो ये जनरल पार्ट हो गया हमारा कंस्ट्रेंट वाला, यानी ये दूसरा हिस्सा हुआ हमारा। जैसे कि हमने यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट 2 लिखे थे, ठीक है, तो यहाँ पे m है, एग्जाम्पल में तो हमारे पास 3-4 कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे लेस देन इक्वल टू या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, इज इक्वल टू वाले सम अभी आपके सिलेबस में है नहीं यहाँ पे, ठीक है, कंस्ट्रेंट वाले ही पार्ट देखेंगे हम। तो तीसरी बात है, यानी अब 3 चीजों में से बचा क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 6 रुपए थे, वैसे मैं कह रहा हूँ जनरल में C1 रुपीज है, देन C2 रुपीज है, C3 रुपीज है, लास्ट में CN रुपीज। तो इसमें भी उसी तरह से C1 इंटू x1 करना है, C2 इंटू x2 करना है, C3 इंटू x3 करना है एंड सो ऑन CN इंटू xn करना है। और ये जो Z है, ये Z की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, जनरल फॉर्म है कि ये प्रॉफिट होगा या कॉस्ट होगा। तो यहाँ पे लिखा जाता है कि Z इज ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। अब ऑप्टिमाइज्ड का मीनिंग क्या होगा, आइदर मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन हो उस फॉर्मेट में उसे हम कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया बाय यूजिंग द एग्जांपल। सेंटेंस में 1-2 सेंटेंस हम ऐड करेंगे, मटेरियल कॉपी में आपको मैंने मेंशन किया हुआ है, वहां पे हम मेंशन करते हैं n वेरिएबल्स विथ m कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। और वेरिएबल से रिलेटेड पूरा ये हिस्सा है। तो ये जनरल फॉर्म कह सकते हैं या मैथमेटिकल फॉर्म कह सकते हैं हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। बच्चों अब जो है हमें हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए एज वी नो दैट हम ग्राफिकल मेथड यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले ग्राफ के लिए क्या चाहिए होता है, तो ग्राफ पेपर तो चाहिए ही होगा नेचुरली, मगर उसके लिए आपको पॉइंट्स चाहिए, प्लॉटिंग करना है। अब लेस देन इक्वल टू वाले कंस्ट्रेंट्स को तो आपने अब तक कभी प्लॉट किया नहीं होगा, हमने ड्राइंग जो भी किया है वो इक्वेशन से रिलेटेड किया है। तो देख लेते हैं अब ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो बच्चों मैथमेटिकल फॉर्म समझ लिया है हमने। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, तो यहां तक लिखने के बाद अब करेंगे क्या, तो जैसे मैंने कहा सबसे पहला स्टेप है ग्राफिकल मेथड का, मेथड बुक में दी गई है हमें और मटेरियल कॉपी में भी मैंने दी हुई है आपको। तो उसमें स्टेप नंबर 1 है कि जो भी आपका प्रॉब्लम है उसे कन्वर्ट करो मैथमेटिकल फॉर्म में। यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था उसे हमने कन्वर्ट कर दिया है मैथमेटिकल फॉर्म में, पहला स्टेप है। उसके बाद हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए ये इन कंस्ट्रेंट्स जो है लेस देन इक्वल टू, उसमें से लेस देन को छोड़ देंगे, यानी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि राइट द कंस्ट्रेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, यानी थोड़ी देर के लिए उसे इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो पहला कंस्ट्रेंट है हमारा 2x + y इज इक्वल टू 104, उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। एंड वैसे ही दूसरा जो हमारा कंस्टेंट है x + 2y इज इक्वल टू 76, टेम्पररीली लेस देन को हम छोड़ने वाले हैं यहाँ पे फिलहाल, अभी इज इक्वल टू लेंगे क्योंकि पहले हम इक्वेशंस का इस्तेमाल करके लाइंस को प्लॉट करेंगे ग्राफ में, ठीक है। मैं तो यहाँ पे बोर्ड पे ही करवाऊंगा, आपको ये काम ग्राफ पेपर पे करना है। तो सबसे पहले तो 2 पॉइंट्स चाहिए,
ग्राफ में हमें पता है बच्चों होता क्या है, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, ओरिजिन होता है, ठीक है। एंड एज वी हैव मेंशन्ड दैट हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यहाँ, यानी x 0 1 2 3 जैसे जैसे आप राइट साइड जाते हो वैसे x की वैल्यू बढ़ती जाती है। मिनिमम वैल्यू ऑफ x 0 लिया है यानी 0 से आगे राइट साइड जाना है। y पे भी उसी तरह से आपको पता है 1 2 3 4 हम ऊपर जाते हैं यानी नीचे नहीं जाना है, लेफ्ट में नहीं जाना है। वैसे तो हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस भी होती है एंड नीचे जाते हैं तो नेगेटिव y एक्सिस भी होती है, बट वो हमें मेंशन नहीं करना है यहाँ पे क्योंकि हमें हमेशा वैल्यू कैसे लेनी है, कंडीशन हमारे पास है x एंड y या जितने भी वेरिएबल्स हैं दे मस्ट बी नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो उस लिहाज से हमें ये 0 से आगे जाना है या ऊपर जाना है यानी ऑलवेज नॉन नेगेटिव वैल्यू मिलनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 या पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट्स कैसे लाने हैं, अगर मैं x एक्सिस का पॉइंट ले लूं, अगर इसे लिखना है तो आई कैन राइट इट एज 30 xy फॉर्मेट में क्योंकि यहाँ पे है। इसे मुझे लिखना है y एक्सिस वाले पॉइंट को तो उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो होगा 0 4। अगर ऐसे दो पॉइंट्स हमें मिल जाए बच्चों तो अगर मैं उन दोनों को ज्वाइन कर लूं तो उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। यानी मेथड बच्चों याद रखना है, जब भी हमें दो पॉइंट्स चाहिए तो करेंगे क्या, तो वन बाय वन हम एक बार x की जगह पे 0 रखेंगे एंड एक बार y की जगह पे, यानी कुछ लिखेंगे हम इस तरह से वर्टिकली प्लॉटिंग वाइज तो एक्स वाई ही लिखा जाता है, दो पॉइंट्स में हमारा फॉर्मेटिंग ऐसे होगा। एक बार मैं x की जगह पे 0 रखूंगा बच्चों, तो x की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या होगा 2 into 0 plus y is 104, यानी ये तो 0 हो गया, y की वैल्यू सीधी मिलेगी 104। ध्यान रखना है नीचे लिखना है क्योंकि y नीचे है, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं y की जगह पे 0 रख दूंगा, y की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या होगा लिख के बताता हूं, 2x plus 0 is 104 यानी 2x is equal to 104, so x will be 104 by 2 यानी ये होगा 52, यानी y नीचे है। अब पहली वैल्यू बच्चों y वाला पहला आंसर ध्यान रखना है, ये ऊपर ना चला जाए, बाकी दूसरे में तो टेंशन ही नहीं है, एक ही जगह खाली है वहां पे हम लिख देंगे 52, ठीक है। दो पॉइंट्स चाहिए मिनिमम, हमें दो पॉइंट्स आ जाते हैं उसके बाद का काम एकदम सिंपल है या हम कह सकते हैं इजी है, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पे हम काम करेंगे, ऐसा है तो आप पेंसिल से रफ में लिख के काम करो। स्टार्टिंग में x की जगह पे 0 रखते हैं तो वो होगा 0 plus 2y is equal to 76, 2y is equal to 76 यानी y 76 by 2 यानी 38। नीचे y रखना है, ये खास ध्यान रखेंगे। एंड दूसरा हिस्सा जो है मैं y की जगह पे 0 रखूंगा तो नेचुरली 2 into 0 0 होगा, y की जगह पे 0 तो x मुझे क्या मिलेगा 76। दो कंस्ट्रेंट है, दोनों को पहले कन्वर्ट करो इक्वेशन फॉर्मेट में। अब इसका हमें बनाना है ग्राफ, ग्राफ के लिए प्रॉपर स्केल लेना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, और उस हिसाब से हम उसका पूरा काम करने वाले हैं। तो बस ये चार पॉइंट्स हमारे पास रहेंगे। अब पॉइंट फॉर्मेट में अगर कहे तो पहला पॉइंट है 0104, दूसरा होगा 520, इसके लिए अगर हम कहना चाहे तो 038 एंड 760, ठीक है। तो स्केल डिसाइड करना पड़ेगा ग्राफ पेपर के लिए, तो अब ये हटा देता हूं मैं और अब हम करने वाले हैं बोर्ड पे ही ग्राफ करने वाला हूं मैं। एग्जैक्ट आपको ग्राफ बुक के अंदर परफेक्ट मिलेगा, फिर भी विल ट्राई आवर बेस्ट कि एग्जैक्ट मिले हमें ग्राफ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस, सबसे पहले ये तीन चीजें आपको लिख देनी है। एंड जो ओरिजिन है बच्चों, ओरिजिन यानी ये 0 नहीं है, इट इज ओरिजिन, ओरिजिन का ओ लिखा जाता है, इट हैज 2 zeros। एक्स एक्सिस पे सबसे बड़ी वैल्यू हमें क्या चाहिए, तो एक्स पे आपको यहाँ इसीलिए हमने ऐसे लिखा है 052 076, हमें 76 तक जाना है एक्स पे, ठीक है। स्केल का मेजरमेंट, मेजरमेंट जो है वो लिखना जरूरी होता है, स्केल कहते हैं जिसे हम। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लेंगे, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लेंगे, वो होगा मेजरमेंट का स्केल, ठीक है। तो 76 से हॉरिजॉन्टली जनरली हमारे पास 18 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे कहे तो वैसे 20 होते हैं 20, बट प्लॉटिंग करते वक्त कभी कभी एक दो लाइंस आप ड्रॉ करो, वैसे तो आपको 18 से 20 सेंटीमीटर मिल सकते हैं, हमें चाहिए 76, ठीक है। तो टेक्निकली हम दो दो यूनिट लेने जाए तो सबसे बड़ा 76 है, 76 by 2 करोगे तो वो तो होगा 38, यानी 38 सेंटीमीटर तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे 5-5 यूनिट ले सकते हो, ठीक है, 5-5 यूनिट,
यानी 1 सेंटीमीटर में 5 यूनिट्स हम ले सकते हैं। तो कैसे होगा काम, ठीक है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 एंड एट लास्ट अंत में आएगा यहाँ पे 80, ठीक है। तो ये जो है हमारा x का मेजरमेंट हो गया। y पे हमें 104 तक जाना है, तो y पे मैं 10 यूनिट्स ले लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे चाहो तो यूनिट में 4-4 यूनिट भी ले सकते हो, तो आपको 5276 एग्जैक्ट मिलेगा। वैसे इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी समझाऊंगा कैसे करना है। y पे हम 10 यूनिट्स ले रहे हैं, ठीक है, प्लॉटिंग थोड़ा प्रॉपरली हो पाए। 10 यूनिट्स लेते हैं हम यहाँ पे। अप्रोक्सीमेटली ये रहेगा बच्चों। तो जब भी हमें यहाँ पे पहले तो चाहिए 0 एंड 1, 0, 4, ठीक है। y पे 104 चाहिए हमें। ये जो एक्सिस पे दिख रहा है वहीं पे प्लॉट करना है हमें। हमने एक्सिस के पॉइंट्स लिए हुए हैं 104, अब 100 और 110। अब 1 सेंटीमीटर में बच्चों शायद आपको पता होगा हमारे पास ग्राफ 1 सेंटीमीटर में जो 10 लाइंस वाला है वो ले रहे हैं हम। यानी 1 सेंटीमीटर में हमने यूनिट्स लिए हुए हैं सपोज y पे 10, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में होती है 10 लाइंस। तो 10 लाइन इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। जो भी आप यूनिट्स लेते हो उसको लाइन में कन्वर्ट करना है, यानी 1 लाइन इज इक्वल टू एग्जैक्टली होगा 1 यूनिट। आपको डिवाइड करना है 10 बाय 10, तो मुझे 104 इजीली मिलेगा। यहाँ पे 5वीं लाइन के नीचे होगी 4थी लाइन, वो होगा 104, ठीक है। और दूसरा जो है 52। अब 52 जो है वो हमें एक्स एक्सिस पे लेना है। 50 और 55 के बीच में कहाँ पे आएगा, तो उसके लिए मेजरमेंट बच्चों देखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे अगर हम कहें कि 1 सेंटीमीटर में 5 यूनिट्स लिए हुए हमने, तो 1 सेंटीमीटर में होती है 10 लाइन। 10 लाइन्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, यानी 1 लाइन इज इक्वल टू होगा 5 बाय 10, यानी 0.5। यानी मुझे अगर 52 चाहिए तो 50 के बाद पहली लाइन पे 50.5 मिलेगा, दूसरी लाइन पे 51 मिलेगा, तीसरी लाइन पे 51.5 एंड चौथी लाइन पे बच्चों हमें मिलेगा 52, ठीक है। यानी यूनिट 5 है, लाइन 10 है, तो 2-2 लाइन आगे जाओगे तो नेक्स्ट यूनिट मिलेगा। बच्चों हमें स्केल से ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्राइंग वैसे ही कर रहा हूँ, आपको इस्तेमाल करना है स्केल। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अप्रोक्सीमेटली ये हमारी लाइन रेडी हो चुकी है, ठीक है। सो दिस इज अवर लाइन, ठीक है। 52 अप्रोक्सीमेटली है ये। अब नाम हम जरूर लिख देंगे जो भी लाइन है, यानी ये लाइन है 2x + y = 104। सभी पॉइंट्स प्लॉट कर नहीं देने एक साथ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। दूसरा है अब 038, 38 इज ऑन y। 40 से 2 लाइन नीचे जाएंगे तो 38 मिलेगा, तो ये होगी हमारी 38 पॉइंट वाली वैल्यू। ग्राफ पे एग्जैक्ट आपको मिल पाएगा। 76, 75 के बाद 2 लाइन जाएंगे बच्चों, तो वो हमें मिलेगा 76, तो उसे भी हम ज्वाइन कर लेते हैं बाय अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हुए इट इज नाउ ओके। तो ये जो इक्वेशन है ये हो गया हमारा इक्वेशन x + 2y = 76। जब हम कुछ इस तरह से प्रॉपर प्लॉटिंग कर लेते हैं बच्चों, तब आगे का काम जो है वो अब हम शुरू कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट में एज वी मेंशन्ड कि ये जो है स्ट्रेट लाइंस जो है थोड़ा प्रॉपरली करनी है, मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है। तो अब थोड़ा प्रॉपर है, ठीक है। तो प्लॉटिंग कर दिया ये जो है, मगर ये तो ओरिजिनल में इक्वेशन है। कंस्ट्रेंट में हमें क्या दिया गया था, अब मैं ये इससे हटा देता हूं। कंस्ट्रेंट के अंदर हमें दिया गया था, दोनों में ही लेस देन इक्वल टू दिया गया था, ठीक है। x + 2y > 104 था, यानी सॉरी पहला इक्वेशन था 2x + y > 104। अब हमें पता है टोटल एग्जैक्टली इस लाइन पे कोई भी पॉइंट्स लेते हो बच्चों आप, तो उसका टोटल 104 मिलेगा। अब हमें टोटल या तो 104 चाहिए या 104 से कम। 104 वाले सभी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर होंगे, मगर अगर हमें 104 से कम वैल्यू लेनी है बच्चों, तो लॉजिकली आपको पता चलेगा इस लाइन से 2 हिस्से हो रहे, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला। लाइव सेशन होता तो मैं पूछता हूं बच्चों को और आप खुद ही आंसर देते हो कि कौन सी साइड हमें पॉइंट्स मिलने चाहिए, कम चाहिए। टोटल कम चाहिए तो नेचुरली कहाँ आएंगी वैल्यू, नीचे की साइड, ठीक है। यानी हमारे
सभी पॉइंट्स जो कि इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे वो इस लाइन से नीचे की साइड होंगे। तो बॉर्डर पे बच्चों हम ऐसे एरो करेंगे, यानी टोटल 104 से कम चाहिए तो वो नीचे की साइड होना चाहिए, यानी ये कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स नीचे होंगे, ऊपर नहीं होंगे। ठीक है, अल्टीमेटली हम क्या करने वाले हैं, दोनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे ऐसा कॉमन एरिया हमें फाइंड करना है जिसके लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो पहले का एरिया हमने दिखा दिया, दूसरे में भी सेम वैसा ही था, x + 2y <= 76। तो लेस देन इक्वल टू हो बच्चों, तो आप याद रख सकते हो कि एरिया इज टूवर्ड्स नीचे की साइड है, तो नीचे हमेशा ओरिजिन रहता है, तो उसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये नोट करके आप लिख देना कि लेस देन इक्वल टू हो तो एरिया विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरे के लिए भी लेस देन है तो दूसरे के लिए भी हम नीचे जाएंगे। अब हमें कॉमन एरिया ढूंढना है बच्चों। अब कॉमन एरिया ढूंढना थोड़ा सा डायरेक्टली दिखता नहीं है, तो उल्टा काम करेंगे, जो अनकॉमन पार्ट्स है उसे डिलीट करो, यानी एरो की ऑपोजिट साइड वाले हिस्से हैं जितने, उसको कट करेंगे। कैसे, देखो जैसे कि यहाँ पे एरो कहाँ है, एरो डाउनवर्ड्स है, तो डाउनवर्ड्स जाएंगे, यहाँ से डाउनवर्ड, यानी ये ऊपर वाला एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि यहाँ से हमें कहाँ जाना है, नीचे, यहाँ से हमें कहाँ जाना है, नीचे। यहाँ से अब जब जाते हैं बॉर्डर से नीचे जाना है तो ऊपर वाला एरिया क्या करना है, कैंसिल। हर एक लाइन के लिए, हर एक कंस्ट्रेंट के लिए एरो की ऑपोजिट साइड्स वाले पार्ट्स को कैंसिल करो, लास्ट में एक कॉमन एरिया आपको मिलना चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट लाइन में, यहां से हमें जाना है नीचे, यहां से हमें जाना है नीचे, यानी ऊपर वाला ये एरिया कैंसिल करो, यहां से हमें जाना है नीचे, ऊपर वाला ऑलरेडी कैंसल्ड है। दोनों कंस्ट्रेंट को हमने ऑब्जर्व किया, नीचे वाले एरिया में गए, ऊपर वाले पार्ट्स कैंसिल किए ऑपोजिट साइड, तो अब आपको एक हिस्सा दिख रहा है, ये दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक है, और इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं बॉर्डर पे, जो इंटरसेक्शन जहां पे होता है, एक्सट्रीम पॉइंट्स कहा जाता है मैथमेटिक्स में उसे, उन पॉइंट्स में ओरिजिन यहाँ पे है, इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, ये पॉइंट है इसे हम ए कहेंगे, ये जो पॉइंट है इसे हम बी कहेंगे, और ये पॉइंट है इसे हम सी कहेंगे। तो जो भी हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स है वो हमें एक कॉमन एरिया देंगे, और इन चारों में से जिससे हमारा z मैक्सिमम मिलेगा वो होगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों ये एरिया में करना क्या है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा कॉमन फिजिबल रीजन होंगे, फिजिबल यानी नॉन नेगेटिव, हियर कॉमन फिजिबल रीजन इज बाउंडेड रीजन है, इसलिए हम वर्ड लिखते हैं कॉन्वेक्स रीजन। ठीक है, और वो होगा OABC, और यहाँ पे O क्या है, O इज नथिंग बट ओरिजिन A। अब ये पॉइंट लिखने में ध्यान रखना है, अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसकी वैल्यू y पे लिखो, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। B के लिए अभी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, ये ऑलमोस्ट ग्राफ के ऊपर आप देखोगे तो वो मिलेगा आपको 4416, एंड यहाँ पे ये जो है C जो है वो x एक्सिस का पॉइंट है, 52 पे ही है ये तो हमने अभी प्लॉट किया था, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी x एक्सिस पे हो तो उसका y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे हो तो उसका x कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, 4416 है बच्चों, ये वैल्यू आपको ग्राफ के ऊपर से देखनी है, 45 से एग्जैक्टली 2 लाइन लेफ्ट में मिलेगा, और यहाँ पे आप देखोगे तो 15 से ऊपर 2 लाइन मिलेगा, तो वो होगा 16। आप ट्रायल एंड एरर से दोनों में रख के भी चेक कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, अब इन चारों को क्या करना है, ये 4 सॉल्यूशन है हमारे, उसमें से कोई एक मिलेगा हमें ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, जो कि हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, या हमें कितने यूनिट्स बनाने चाहिए वो अभी पता चलेगा। तो पुट दीज पॉइंट्स इन z इज इक्वल टू, अभी आगे हमने लिखा था, यहाँ पे मैक्सिमाइज नहीं लिखना है, z की चारों वैल्यू ढूंढेंगे, उसमें से जो मैक्सिमम होगा दैट वाज 6x + 11y। सो फॉर ओरिजिन, नेचुरली ओरिजिन यानी 0 0 के लिए तो z होगा 6 × 0 11 × 0, यानी टेक्निकली ये हमें मिलेगा 0। फिर फॉर a 0 एंड 38, हमारा z हमें मिलेगा 6 × 0 + 11 × 38। ठीक है, सो होगा 418, तो इसका z जो है इसकी वैल्यू हमें मिल रही है 418। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर b 4416,
तो इसमें z होगा 6 इंटू 44, 11 इंटू 16, तो ये होगा 264 प्लस 176, तो ये होगा 440। एंड लास्ट वैल्यू है फॉर c 520, z इज इक्वल टू 6 इंटू 52, तो ये होगा 312। तो बच्चों सभी जो z की वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है उसमें सबसे ज्यादा आंसर जो है वो है हमारा 440। ठीक है, तो ग्राफ का काम प्रॉपरली करना है, बॉर्डर पे ये एरोज आपको मेंशन करने होते हैं, खास ये एरिया कॉमन जो है वो भी आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो अब हम इसका जो फाइनल आंसर है वो लिख देते हैं। पहले हम लिखेंगे नोटेशन में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि z मैक्सिमम है, तो नीचे हम लिखेंगे सबस्क्रिप्ट z max इज इक्वल टू, बोला जाता है z मैक्सिमम इज इक्वल टू 440 फॉर x इज इक्वल टू, पहली वैल्यू x की होगी, x इज इक्वल टू 44 एंड y इज इक्वल टू 16। एंड फाइनल आंसर जो है बच्चों वो हमें, उन्होंने जो पूछा था वो यूनिट्स में था कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी शुड बी प्रोड्यूस्ड, तो हमें लिखना चाहिए फाइनल आंसर इसी तरह से कि 44 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 16 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी शुड बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म के साथ बच्चों हमने इस क्वेश्चन को समझा है, अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट में हम जो है कुछ एग्जांपल्स ऐसे लेंगे जिसमें मैथमेटिकल फॉर्म रेडी होगा वैसे, फिर बाद में वापस इसी टाइप के प्रॉब्लम्स हमको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ग्राफ में 5-6 सम्स करेंगे तब स्पीड आएगी एंड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक का काम रखेंगे आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.